अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नज़ीर अहमद अंसारी साहब से उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में चंद सवालात पूछेंगे। आपने जो क्वेश्चन किया बेटा, एक तो मुझे ये खुशी है कि आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये बाकी बच्चों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। बचपन में बेटा मैं एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म था। खुद तो ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि सवाल इस तरह के वो बताना ज़रूरी है। मैं शुरू से ही प्राइमरी में मैंने वजीफ़ा लिया और छोटा सा था बिल्कुल, 5 साल का जब मदरसे में जाना शुरू कर दिया, वहाँ से कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद फिर प्राइमरी में भी वजीफ़ा मिला। मिडिल में मैंने स्कूल टॉप किया, आज भी मराड़ी वाला स्कूल में मेरा नाम है। मेरे उस वक्त मिडिल का इम्तिहान बोर्ड का होता था, तो दूसरा साल था। पहले साल जो इम्तिहान हुआ उसमें कामयाब ना हुए इतने बच्चे। दूसरे साल जब हमारा वक्त आया तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे क्लास फेलो और भी काफ़ी कामयाब हो गए। मेरी पहली पोजीशन थी तहसील में। फिर मैट्रिक में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ भी पोजीशन तो ना आई बोर्ड से, लेकिन मुझे याद है कि स्कूल में शायद पहली या दूसरी पोजीशन थी। सर आपका प्राइमरी स्कूल कौन सा था, आपको अब याद है? मराड़ी वाला किस गांव में था? मराड़ी वाला गांव में। आज वो प्राइमरी स्कूल नहीं है, बल्कि वो उस वक्त भी मिडिल स्कूल था, अभी वो हाई स्कूल है। सर क्या आपने बचपन में अपने वालिदैन से कहा कि मैं बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनूंगा? मेरे ख़ानदान में एक हमारे दूर के अजीज़ थे, वो आर्मी में थे जी। वो उस वक्त कर्नल सिकंदर साहब नाम था उनका। दूर के अजीज़ थे। जब कभी शादी ब्याह के मौके पे जाना होता था तो वो मेरी अम्मी को कहते थे कि आपका ये बच्चा जो ना बड़ा इंसान बनेगा। तो मेरी अम्मी कहती थी। सर हाई स्कूल में दोस्तों का एक अहम किरदार होता है। अच्छे दोस्तों का होना एक नेमत से कम नहीं, बुरे दोस्तों का भी एक अहम किरदार है, क्योंकि सोबत का असर पड़ता है। आपने कैसे दोस्त बनाए? कभी भी जो बच्चे हैं ना, उनको एक चीज़ से अगर बच जाए तो वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। जितने भी बच्चे हैं वो मैट्रिक से ऑनवर्ड, ख़ासतौर पे जो एक दौर शुरू होता है 9th क्लास में, जब बच्चे जाते हैं तो ऑनवर्ड, अगर वो अपने सिर्फ दोस्त अच्छे सेलेक्ट कर लेना तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी नसीहत है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, अच्छे दोस्तों की सिलेक्शन बुरे दोस्तों से दूर हो जाए। वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे लेकिन बुरे होंगे। उनकी एक्टिविटी जाँच करें, आप देखें कि वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो सिर्फ पढ़ाई होती है, याद रखना है। क्योंकि अगर उसमें आपने काम होगा तो फिर कोई एक्टिविटी कामयाब नहीं कर सकेगी, आपको ना उसका फ़ायदा होगा। अच्छे दोस्त सेलेक्ट करने हैं, अगर वो कर लिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। शुरू से हमारे दोस्त बड़े अच्छे थे और मेरे सारे दोस्त आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए। सर आप 90s का दौर था, तब 90 का दौर नहीं था, 80 का। तो तब तंजीमों का बड़ा था रवाज कॉलेजों में। तंजीमें जो है ना, तंजीमों के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ना तंजीमें बुरी होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई सालों से तंजीमों ने बदमाशी का रूप इख्तियार कर लिए। उनका वो मकसद ही नहीं है जो जमातों का मकसद होता है। किसी भी जमात की जो स्टूडेंट विंग है वो उस जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो दूर हट गया उससे। वो अब सारे का सारा जो है ना, वो अपने ये होता है कि चौधरों के बदमाशी के चक्रों में पड़ गया कि मैं जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। असल तो इनका काम होता है कि आप उस अदारे जहाँ भी हैं वहाँ पे आप शादी ब्याह के मौके पे जाना होता था तो वो मेरी अम्मी को कहते थे कि आपका ये बच्चा जो ना बड़ा इंसान बनेगा। तो मेरी अम्मी कहती थी कि आपको क्या, वो नेक आदमी थे, 5 टाइम के नमाजी थे। तो मेरी मोटिवेशन थी कि मैं, वो जो कर्नल साहब ने पूरे ख़ानदान में बड़े मशहूर थे कि ये आर्मी में कर्नल हैं और ये एक बड़ी बात होती है उस वक्त। तो फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन कि मैंने भी एक बड़ा इंसान बनना है। तो मुझे फिर जब मैंने मैट्रिक कर लिया हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो इसी कॉलेज में जिसमें आज मैं प्रिंसिपल हूँ, इस कॉलेज में दाखिला ले लिया। उस वक्त सर 9th-10th यानी हाई स्कूल लेवल, ये वो वक्त होता है जब एक स्टूडेंट की लाइफ अब नॉर्मल बन जाती है बनिस्बत प्राइमरी स्कूल। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अब नॉर्मल नहीं होती, ये लफ्ज़ भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए बेटा, लाइफ तो आप जब प्राइमरी से आगे निकलते हैं ना, प्राइमरी में छोटा बच्चा होता है, उसको समझ ही नहीं होती, मिडिल में भी समझ नहीं होती। 9th-10th में जब जाते हैं तो आपके साथ वो स्कूल का माहौल होता है, उनका पढ़ाने का उस वक्त का अंदाज़ आज के अंदाज से बहुत बेहतर था। वहाँ मेहनत करवाते थे और बच्चे जो है ना वो उनके अंदर ये एक जज्बा पैदा करते थे कि आपने कुछ बनना है। बेलौस वो पढ़ाते थे, उसको ट्यूशन का रवाज नहीं था। और मुझे याद है कि वो दौर था जब
हमारे उस्ताद साहब ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें उस वक्त पढ़ाया आज भी वो हमारे दिलों दिमाग में महफूज है। और उस वक्त कोई ऐसी बच्चे अभी भी अब नॉर्मल नहीं होते, ये तो घर का इन्वायरमेंट और बाहर का दोनों मिलकर बनाते हैं उसको। जी सर, नेक्स्ट भी हैं वहाँ पे आप हेल्पिंग हैंड जो असातिज़ा के और उस इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए आप साथ दें जो पढ़ाई के लिए साजगार हो। जब वो उससे दूर हट गया तो फिर वो तंजीमें ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उनके ऊपर। तो ये बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि तंजीमें या एसोसिएशनें अगर अपने मकासद के लिए काम करें, नेक मकासद के लिए, इदारों की वेलफेयर के लिए, तो एक अच्छा हो सकता था। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये हुई कि वो मकासद से दूर हट गए। जो जमातें थी पीछे, जैसे MSF है, जमीयत है, ATI है, PSO, वट जो जितनी भी हैं, वो उस मकसद से दूर हो गए सर। और यही एक बदकिस्मती है। किस तंजीम के मेंबर रहे हैं? नहीं, मैं किसी तंजीम से कभी मेंबर नहीं रहा हूँ। मेरी शुरू से मैं पढ़ाई से मुझे शौक था। तो आपका कार्य सर आपने यूनिवर्सिटी और खेलों से शौक था। हाँ सर, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लेता रहा, खुद भी अच्छा स्पोर्ट्समैन था। कई गेमें मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जीती हैं। सर कॉलेज में कोई ऐसे टीचर जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे, आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे उनसे? हाँ, मैं जिन असातिज़ा से मुतासर था वो आज भी मेरे लिए रोल मॉडल है। बेशक मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरी नज़र में वो मुझसे बहुत बड़े हैं। उस्ताद वैसे भी बड़ा होता है। प्रोफेसर वलायत शहजाद साहब थे, बुखारी साहब हमारे मैथमेटिक्स के टीचर, ख्वाजा मजहब मनीर साहब थे फिज़िक्स के टीचर, हाफिज़ अरशद साहब से इस्लामियात के। वो ऐसे टीचर हैं कि उनकी शख्सियत के अंदर जादू है, और जब इंसान उनके पास बैठता है या कुछ कंपनी करता है तो वो बड़ा फैज़याब होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाने में उन्हीं का करना, और वो असातिज़ा जो कभी भी नहीं भूले मुझे। सर जिस तरह आपने बताया कि आपने प्राइमरी में वजीफ़ा हासिल किया, इस तरह FSC में थे जब तभी आपने टॉप किया था कि नहीं? FSC में मैंने टॉप नहीं किया थे, नंबर बहुत अच्छे थे। मैं उस वक्त इंजीनियर बन सकता था चूँकि मेरे पास फिज़िक्स मैथ पढ़ता था मैं, लेकिन मैंने एक टारगेट उसी वक्त, मुझे ख्वाजा साहब मेरे टीचर होते थे, उन्होंने कहा आप हायर एजुकेशन की तरफ चले जाओ। फिर मैंने BSc की, BSc में मेरी कॉलेज में पहली पोजीशन थी, और फिर उन्होंने कहा PhD के लिए MSc, उसी वक्त मेरी सिलेक्शन हो गई। मैंने, मेरा ख्याल है कि शायद बहुत कम लोग होंगे, जिस दिन MSc का रिज़ल्ट आया उससे 1 महीने बाद मेरी एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हो गई। सर FSC में उस वक्त कितने नंबर थे और आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितने नंबर थे? उसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 800 नंबर होता था FSC का, 850 का। आज मुझे इतना याद है कि मेरे उस वक्त 80% से ऊपर थे। सर आपकी स्ट्रगलिंग डेज का कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें? PhD में बहुत स्ट्रगल किया हमने, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और वो एक ऐसा टाइम था कि बड़े बड़े लोग PhD अधूरी छोड़ के आ जाते हैं। टफ टाइम होता है साइंस में PhD। वो उस वक्त खासी मेहनत करनी पड़ी जो याद रहती है हर वक्त। कई रातें तो हम सोते ही नहीं थे। मुझे याद है कि कई रातें जो हम लैब में बैठ के काम करते थे और उधर टेबल पे बैठे सो जाते थे। ये वो वक्त था जिसको मैं कहता हूँ कि जो इस प्रोसेस से गुजर जाता है फिर वो कुंदन बन जाता है, और वही कामयाब होता है। एक प्रोसेस से गुजरना होता है। सर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को मालूम होता है कि उसके स्कूल के चंद एक कॉलेज तक स्टूडेंट पहुँचे हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये मुख्तलिफ कॉलेज में जाते हैं बच्चे, मालूम तो होता है, लेकिन मैं समझ तो आजकल जो तबाही हो रही है ना, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम तबाह है, उसमें कई वजूहत है। नंबर 1 तो मोबाइल है। हमारी कौम ने मोबाइल को मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। आज भी बच्चे अगर मोबाइल से दूर हो जाएँ, इसको देखें ही ना, FSC तक उसको ज़रूरत ही नहीं होती। ये जाके ज़रूरत पड़ती है जब रिसर्च एक्टिविटी होती है, उसकी रिसर्च में जाता है वो, तो ये तबाही की तरफ चला गया। मैसेजिंग फजूल हो रही है, बच्चे एक दूसरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फेसबुक को जो कि गंदगी का गढ़ है, उसमें पॉजिटिव एक्टिविटी कम है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कौम तबाह हुई हमारी। इसमें सारे लोग शामिल हैं, पूरा मुआशरा शामिल हो गया इस गंदगी में। खुदा करे कि उससे दूर हो जाए। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कम है। मोबाइल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नेगेटिव हो रहा है। जो इस नेगेटिव इस्तेमाल से बचेंगे तो कौम बढ़ेगी, और वो बच्चे तभी आगे जाएंगे जब वो इससे दूर हो, जिसको देखे भी ना। सर मौजूदा वक्त तो टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर आपके वक्त में टेक्नोलॉजी तकरीबन नहीं थी। टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास? बदकिस्मती से टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन पाकिस्तान इस नेमत से महरूम है। वो इसलिए महरूम है कि हमारी कौम और चक्करों में पड़ गई। जो साहिब इक़्तिदार थे उन्होंने टेक्नोलॉजी के हसूल में कभी मदद नहीं की। यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, यूनिवर्सिटियों के फंड्स कम हो गए, वहाँ रिसर्च एक्टिविटी मुतासर हो गई, और जो साहिब इक़्तिदार है आज भी उनको
कोई इस बारे में फिक्र नहीं है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, वहाँ एजुकेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, वहाँ एजुकेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, एजुकेशन की प्रायोरिटी नहीं है। सर टेक्नोलॉजी, मैं खुद यूनिवर्सिटी में रिसर्च, बड़ी टॉप की रिसर्च मैंने की और मेरे पेपर अमेरिकन जर्नल, ब्रिटिश में, जर्मनी में, सब जगह पब्लिश हुए, दुनिया के टॉप के जर्नल में। और वो जो प्रोजेक्ट थे वो जर्मनी ने फ़ायदा उठा लिया, उससे पाकिस्तान उठा नहीं सका। और वो एक बदकिस्मती है, मुझ जैसे हज़ारों लोगों की स्टोरी है कि जिन्होंने रिसर्च की और वो रिसर्च का बेनिफिट भी और मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च इंडस्ट्री से लिंक नहीं है। जब तक रिसर्च को इंडस्ट्री से लिंक नहीं किया जाता, रिसर्च का फ़ायदा ही नहीं है। सर हमारे और कॉलेज में 99% जो तलबा हैं वो देहातों से आते हैं, तो वो किस तरह आपको रोल मॉडल बना सकते हैं? देखिए, देहात में आज भी पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन से ज़्यादा देहात में रहती है। ये नेचुरल फिनोमेना है कि ज़्यादा बच्चे देहातों से आएंगे जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। लेकिन देहात के बच्चे, उनका हेल्दी माइंड ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो शहर में, क्योंकि वो सुबह सुबह उठते हैं, कुछ लोगों के अपने वो उन्होंने जो भी एक्टिविटी रखी वालिदैन के साथ उनका हाथ बटाते हैं, और वो अगर फिज़िकली स्ट्रांग है, तो अच्छा माइंड है, अच्छा जहन है, तो वो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि देहात में रहने वाले सादा लोग होते हैं और वालिदैन भी सादा होते हैं। तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन जो भी हैं, उनका अनपढ़ है बेशक, नहीं पढ़े लिखे, उनको वो चीट ना करें और अपने वालिदैन को सही गाइड करें, और वालिदैन का जो भी मतलब समझते हैं कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, उसके काम काज में हेल्प भी करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ वालिदैन की हेल्प करें, लेकिन प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखें। पढ़ाई के साथ साथ वालिदैन की हेल्प करें, लेकिन प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखें। हम भी जब होते थे, मुझे याद है अच्छी तरह के वालिदैन के साथ हेल्प भी करवाते थे और पढ़ाई में हमेशा टॉप पे रहे। तो इसलिए मैं आज भी यकीन करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ रुकावट नहीं आती उनकी ज़िंदगी में कि वो वालिदैन के साथ कोई हेल्प कर रहा है तो रुकावट आ गई। ये एक खौफ दूर होना चाहिए बच्चों के अंदर। वो हेल्प भी करें और साथ साथ पढ़ें भी और कामयाबी हो इंशाल्लाह। मेहनत करें तो कामयाबी देता है अल्लाह ताला। सर आपके वक्त में BS प्रोग्राम नहीं था, आपने किस सब्जेक्ट में MSc की? देखिए बेटा, उस वक्त BSc 2 ईयर होती थी, आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी चल रही है। हमारा दौर जो था उस वक्त एजुकेशन आज के दौर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त असातिज़ा और स्टूडेंट दोनों के अंदर ये बुराई नहीं थी मोबाइल वाली। इसने तबाह कर मुतासर कर दिया ना। अब क्लास हो रही होती है, बच्चे मोबाइल को देख रहे होते हैं, उनको डांटते हैं, फिर वो हमें उनको डांटना पड़ता है। हम नहीं चाहते बच्चों को डांटें। पढ़ने का माहौल होना चाहिए। पढ़ने का माहौल तभी होता है जब बच्चे घर से ये नियत करके हैं कि आज हमने पढ़ना है, सीखना है। उस वक्त BSc फिज़िक्स मैथ के साथ की मैंने, डबल मैथ के साथ MSc फिज़िक्स कर ली, फिर MPhil लीडिंग टू PhD कर ली। तो फिज़िक्स बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है सर, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, हाँ। ये क्यों है? नहीं बेटा, जो PhD